दोस्तों जरा सोचिए, एक बाप जो सिर्फ चौथी क्लास तक पढ़ा है, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई डर, मगर जब उसकी बेटी की इज्जत पर आंच आती है तो वही आदमी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, पूरे सिस्टम को मात दे देता है। और सालों बाद जब लगता है कि आखिरकार सब कुछ शांत हो चुका है, तभी एक पुरानी कब्र से निकलता है एक ऐसा राज जो इस बाप को अपनी ही बेटी पर हाथ उठाने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज कुट्टी की, मलयालम सिनेमा के सबसे शातिर में आखिर से आखिर तक। तो सबसे पहले चलिए 2013 में। कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव में, जहां जॉर्ज कुट्टी नाम का एक आदमी अपनी बीवी रानी और दो बेटियों, बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी अनु के साथ रहता है। जॉर्ज कुट्टी एक अनाथ था, चौथी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर आज उसका अपना केबल टीवी का बिजनेस है और वो दिन रात फिल्में देखकर अपना दिमाग इतना तेज कर चुका है कि उसे लगता है फिल्मों से जिंदगी की हर मुश्किल का हल मिल सकता है। एक दिन अंजू स्कूल के एक एजुकेशनल कैंप पर जाती है। वहीं उसका सामना होता है वरुण से, जो वहीं के आईजी गीता प्रभाकर का बिगड़ैल बेटा है। वरुण चोरी छुपे अंजू का नहाते वक्त वीडियो बना लेता है और बाद में उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। एक रात वरुण अंजू के घर आ जाता है, वीडियो दिखाकर धमकाता है। इसी झगड़े में रानी और अंजू मिलकर उसे एक भारी चीज से मार बैठती हैं और वरुण की मौत हो जाती है। घर लौटकर जॉर्ज कुट्टी को जब ये पता चलता है तो वो घबराता नहीं। वो अपने परिवार को बचाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है जो आगे चलकर पूरे मलयालम सिनेमा में मिसाल बन जाता है। वो लाश को दूर एक जगह दफना देता है, वरुण की गाड़ी को नदी में गिरा देता है और सबसे जरूरी, वो पूरे परिवार को एक पिच्ड परफेक्ट एलिबाई रटवा देता है। वो सबको लेकर शहर जाता है, जहां वो जानबूझकर हर जगह अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़ता है। बस टिकट, होटल में खाना, एक फिल्म देखना और सबसे चालाकी वाली बात, वो हर जगह के लोगों से वही डायलॉग और वही सवाल बार बार दोहराता है, ताकि बाद में जब पुलिस पूछताछ करे तो वो सब लोग गलत तारीख को सही तारीख समझकर बता दें। पुलिस को शक होता है। आईजी गीता प्रभाकर अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जॉर्ज कुट्टी के परिवार पर पहुंच जाती है। कांस्टेबल सहदेवन जैसे बर्बर पुलिस वाले रानी, अंजू और अनु को हिरासत में लेकर बुरी तरह टॉर्चर करते हैं ताकि वो कबूल कर लें, मगर जॉर्ज कुट्टी की रटाई हुई कहानी में कोई भी दरार नहीं आती। आखिरकार सबूत के अभाव में केस बंद करना पड़ता है, मगर एक आखिरी सीन में एक कुत्ता उस जगह खुदाई करने लगता है जहां लाश दबी थी। जॉर्ज कुट्टी को एहसास होता है कि जगह सुरक्षित नहीं है, तो वो चुपचाप रातों रात लाश को वहां से निकालकर एक और जगह, पुलिस स्टेशन के पास बन रही नई बिल्डिंग की नींव के नीचे दफना देता है। यहीं खत्म होती है पहली फिल्म। अब आते हैं दृश्यम 2 पर, जो सेट होती है 6 साल बाद। जॉर्ज कुट्टी अब एक सिनेमा हॉल का मालिक बन चुका है और अपनी खुद की एक फिल्म बनाना चाहता है। बाहर से परिवार खुशहाल दिखता है, मगर अंदर ही अंदर अंजू आज भी उस रात के सदमे से उभर नहीं पाई। उसे बार बार दौरे पड़ते हैं। इसी बीच एक नया आईजी आता है, थॉमस बास्टिन, जो गीता का करीबी दोस्त निकलता है और वो केस दोबारा खोल देता है। एक क्रिमिनल जो पहले उसी अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन के पास छुपा था, पुलिस को बताता है कि उसने जॉर्ज कुट्टी को वहां से निकलते देखा था। पुलिस खुदाई करती है और आखिरकार एक कंकाल मिल जाता है। जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार को हिरासत में लिया जाता है। गीता की सख्त पूछताछ से अंजू को फिर दौरा पड़ता है और टूटकर जॉर्ज कुट्टी एक झूठा कबूलनामा दे देता है। वो कहता है कि वरुण का कातिल वो खुद है, सबूत भी उसी के पास सुरक्षित हैं। बाद में पता चलता है कि ये सारी कहानी जॉर्ज कुट्टी ने पहले ही एक स्क्रिप्ट के तौर पर लिखवाकर दृश्यम नाम की किताब छपवा दी थी। यानी जब भी कोर्ट में उसका बयान इस्तेमाल होगा, बचाव पक्ष कहेगा कि पुलिस ने किताब की कहानी से प्रेरित होकर उसे झूठा फंसाया है। कोर्ट में डीएनए टेस्ट तक उलझा दिया जाता है और आखिरकार जॉर्ज कुट्टी एक बार फिर बच निकलता है, मगर इस बार जीत में भी एक थकान है, एक हमेशा का डर है। 5 साल बीत चुके थे। जॉर्ज कुट्टी की कहानी पर बनी अचानक बिचौलिए ने आकर बताया, रिश्ता टूट गया, क्योंकि किसी अनजान नंबर से लड़के वालों को फ़ोन करके कहा गया था कि अंजू के दिमाग में गड़बड़ है, उसका पागलों का इलाज चल रहा है। जॉर्ज और रानी दोनों बहुत उदास हो गए। जॉर्ज ने तय कर लिया, मेरी आधी जायदाद अंजू को मिलेगी, दहेज के बदले भी अगर कोई राज़ी हो जाए तो चलेगा। ये सुनकर छोटी बेटी अनु को गुस्सा आया। खुद अंजू को भी ये पसंद नहीं था, मगर जॉर्ज किसी भी कीमत पर बेटी की शादी कर देना चाहता था। साइकाइट्रिस्ट ने एक दिन जॉर्ज और रानी को बुलाकर कहा, ये दोनों बहनें आप पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं,
मगर अब बड़ी हो गई हैं। इनके मन में केस को लेकर बहुत सवाल हैं जो इन्हें डर में रखते हैं। बेहतर होगा आप इन्हें कहीं ट्रिप पर ले जाएं और जवाब दे दें। जॉर्ज बेटियों को लेकर ट्रिप पर गया, साथ में वकील रेणुका को भी बुला लिया। अंजू ने पूछा, केस का भविष्य क्या है? रेणुका बोली, टेक्निकली अभी खत्म नहीं, प्रैक्टिकली समझ लो खत्म ही है। इस देश में अनगिनत अनसुलझे केस हैं, ये भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। रानी ने पूछा, क्या पुलिस दोबारा जांच नहीं करेगी? रेणुका ने, और वरुण के परिवार को भी अब दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जो हड्डियां चाहिए थीं वो जॉर्ज ने भिजवा दी थीं। जो उन्हें चाहिए था मिल गया। मगर एक बात रेणुका को भी नहीं पता थी कि जॉर्ज ने वरुण का असली कंकाल एसिड में गलाकर हमेशा के लिए मिटा दिया था। ये राज जॉर्ज ने जानबूझकर अपनी बेटियों से भी छुपाया था। बाद में जब रेणुका ने पूछा तो जॉर्ज बोला, मेरी बेटियां मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कंकाल गला दिया तो इस उम्र में शायद वो मुझे एक क्रिमिनल समझने लगे। दल रहकर नजर रखते थे। मगर जॉर्ज के प्लान के आगे उनकी मेहनत बेकार गई और दोनों को सजा के तौर पर ट्रांसफर सस्पेंड होना पड़ा। यामी ने कहा, मैं वरुण केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूं, नाम गुप्त रखूंगी। साबू राजी हो गया। एक रात जॉर्ज ने अपने बाग में किसी की टॉर्च की रोशनी देखी। कुछ शक हुआ मगर उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगली सुबह रानी दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े मिलते हैं जोस और उसकी पत्नी। वही जोस जो वरुण केस का इकलौता चश्मदीद गवाह था, जिसने पैसों के लालच में प्रभाकर गीता को सब बता दिया था। रानी गुस्सा हो जाती है, मगर वो दोनों माफी, अपनी बेटी की शादी प्रवासी लड़के से नहीं करूंगा। इसके बाद जॉर्ज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने जान पहचान वाले एसआई सुरेश बाबू से हुई, जो रिटायर हो चुका था और बेटी की विदेश पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत में था। बातों बातों में सुरेश बाबू ने धीमी आवाज में पूछा, खून आत्मरक्षा में हुआ था ना? जॉर्ज सवाल टाल गया। सुरेश बाबू ने भरोसा दिलाया, डिपार्टमेंट में बहुत लोगों का तुम्हारे परिवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। पुलिस वाले हैं मगर इंसानियत भी है। जॉर्ज ने बदले में मदद का वादा किया और सुरेश बाबू के बेटे को, जो डायरेक्टर बनना चाहता था, अपनी अगली फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह दिलवा दी। वो तेरे ही कर्मों का फल है, मेरे परिवार से दूर रह। सहदेवन बेशर्मी से हंसकर जवाब देता है, देखता हूं तू कैसे बेटी की शादी करके विदेश भेजता है। जॉर्ज सुरेश बाबू से दुश्मनों के फोन टैप करवाने की गुजारिश करता है, मगर कोई भी अफसर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। इधर सहादेव लेता है। थॉमस बास्टिन को जब ये पता चलता है कि सहादेवन खुद को पुलिस बताकर घूम रहा है और उसके खिलाफ अब लिखित शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, तो वो सहादेवन को बुलाकर डांटता है। तभी पता चलता है इस पूरे खेल के पीछे प्रभाकर है, जो अपनी बीवी गीता के गहरे डिप्रेशन से टूटकर बदला लेने पर उतारू हो चुका है। थॉमस समझाता है कि पैथरोस के बयान और डीएनए मैच जैसे सबूत तब तक बेकार हैं जब तक वरुण का असली देहावशेष न मिले, और वो पहले ही एसिड में गल चुका है। यहाँ तक कि झूठी साइकेट्रिक रिपोर्ट के सहारे अंजू को खतरनाक बताने की कोशिश भी होती है, मगर आखिरकार जज जमानत मंजूर कर देता है और शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाती है। मगर असली खेल अब शुरू होता है। पता चलता है कि अविरा दरअसल शुरू से ही प्रभाकर का आदमी था। बिजनेस के घाटे में डूबे अविरा को प्रभाकर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। मगर सवाल ये भी है कि झूठ और छुपाव के सहारे कोई कब तक अपने परिवार को बचा सकता है? सच छुप सकता है, सबूत मिट सकते हैं, मगर दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।